और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के ग्रुप चेयरमैन सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आप हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने कमेंट्स मार्केट के साथ शेयर करते हैं, उससे दर्शकों को भी काफ़ी मदद मिलती है। तो अब इस माहौल में जब बाजार काफ़ी समय से हम देख रहे हैं एक दायरे में ही है, ऐसे में हम अर्निंग्स में भी एंट्री कर ले चुके हैं, तो सबसे पहले तो नतीजों को लेकर ही सवाल होगा। अभी तक आईटी के नंबर्स आए हैं, काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, इन्हें आपने कैसे रीड किया और इस बार के अर्निंग्स में आप क्या वॉच करेंगे? देखिए, आईटी के जैसे आपने जिक्र किया, कमजोर अर्निंग थे जो दिग्गज आईटी कंपनीज इंफोसिस, टीसीएस, नतीजा बहुत ही कमजोर था। और इसका कारण भी साफ है, यूएस में एक माहौल ऐसा हो रहा है कि रिसेशन आ सकता है और इसीलिए जो क्लाइंट्स हैं वो अपना कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं या तो पोस्टपोन करना चाहते हैं। उसी का असर देखने को मिल रहा है। और जैसे हम जानते हैं, दिग्गज आईटी कंपनीज के करीबन 50% अर्निंग यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड है, यूएस मार्केट से आता है, तो ऑब्वियसली देयर इज एन इम्पैक्ट। बट मैं ये जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये इम्पैक्ट हम लोगों को लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ही है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन आईटी कंपनीज के लिए कुछ भी नहीं बदला है। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो यूएस मार्केट में जैसे करेक्शन आता है जल्दी, जो डिमांड का करेक्शन आता है, वैसे ही जैसे ही टाइड टर्न करता है तो डिमांड का अपस्विंग भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर यूएस के जो आंकड़े आ रहे हैं इन्फ्लेशन के, वो ठीक ठाक आ रहे हैं और ऐसा ही अगर चले तो शायद यूएस फेड को मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़े और उसके बाद शायद एकोमोडेटिव पॉलिसी वापस आ सके। और अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी डिमांड वापस आ सकता है। तो वी शुड नॉट राइट ऑफ आईटी कंपनीज ऑल टुगेदर। करेक्शन मे बी एन अपॉर्चुनिटी की आपको अगर लंबी अवधि के लिए सोचना है, अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है तो शायद आप अग्रेसिव अगर थोड़ा है तो शायद आप पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी बात आपकी जो बाकी कौन सा सेक्टर, ध्यान तो जरूर बीएफएसआई पे रहेगा, क्योंकि बीएफएसआई में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव है। और उसमें देखना पड़ेगा कि एसेट क्वालिटी लेके तो पहले शंका था, पर अभी एसेट क्वालिटी बाय एंड लार्ज सभी बैंक का इंप्रूव कर गया है और आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव करेगा। पर डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ लायबिलिटी कॉम्पोजिशन और लायबिलिटी बुक के ऊपर। तो देखना पड़ेगा कि कैसे बैंक अपना एसेट्स को फाइनेंस कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। और नतीजे भी ठीक ठाक आने की उम्मीद है बीएफएसआई से, उस पर जरूर ध्यान रहेगा। तो सुदीप जी, अगर किसी को पोर्टफोलियो चर्निंग करनी होगी तो क्या कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कि वेटेज अब बढ़ाना चाहिए, कहां पर वेटेज कम करना चाहिए? क्योंकि अब धीरे धीरे तो कॉर्पोरेट अर्निंग पर ही नजर रहेगी, तो उसको देखते हुए क्या कुछ सेक्टर हैं जो कि अभी आपको लगाड़ लग रहे हैं, यहाँ पर वेटेज कम करें, कुछ सेक्टर्स में वेटेज बढ़ाएं? ऐसा कुछ सुझाव आप इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को देंगे? देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं दूसरी तरह से बताऊंगा, पर ट्रेडर्स के लिए एफएमसीजी में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो रूरल डिमांड का चैलेंजेस है, फिर एल निनो का बात हो रहा है, मॉनसून शायद ठीक ठाक ना हो, तो इस माहौल में एफएमसीजी में थोड़ी दिक्कत आ सकता है, उनके अर्निंग्स में, उनके टॉप लाइन में। तो इस स्थिति में शॉर्ट टू मीडियम टर्म एफएमसीजी कंपनीज में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर सेक्टर्स की बात करें, पॉजिटिव व्यू हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन स्पेस पे। और जैसे सरकार ने बजट में ऐलान किया है सिग्निफिकेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर का, उसका जरूर फायदा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज को। तो यहाँ पे आप वेटेज बढ़ा सकते हैं, अभी भी एक्विजिशन का अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में। 24 में जनरल इलेक्शन है, तो वहां तक मोमेंटम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में बरकरार रहेगा और इस अपॉर्चुनिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। मैं तो दिग्गज इंफ्रा कंपनी लार्सन में अभी भी फेवरेबल व्यू रखता हूं। प्राइस थोड़ा बड़ा है, पर अभी भी अगर लंबी अवधि के लिए कोई देख रहा है, जरूर खरीदारी की जा सकती है।
दीपा, प्रियंका ईयर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज जेपी मॉर्गन की फार्मा स्पेस पे आई और उससे पहले भी हम देख रहे हैं ग्लोबली आप फंड्स को देखें यूएस मार्केट्स में भी, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, इन सब डिविजन्स में गए हैं लास्ट क्वार्टर में भी। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की जिसमें उन्हें कई सारे रीजंस आउटलाइन किए और हमने रिसेंटली देखा भी जो यूएस के शिपमेंट्स है वो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स है वो इंप्रूव हुए हैं कई सारे इंडियन कंपनीज के लिए और स्टॉक्स में सर्ज भी आया। और इनफैक्ट रिपोर्ट में भी यही हाईलाइट किया गया है कि यूएस एनवायरनमेंट भी सुधर रहा है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी प्रोग्रेसिव रहेगा। ऐसे केस में फार्मा स्पेस क्या इस साल के लिए एक बड़ी बेट हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा सबड्यूट तो ये पूरा स्पेस था पीछे कुछ क्वार्टर्स से। फार्मा में दो चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो है यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर है वो अभी तक हटा नहीं, वो प्राइसिंग प्रेशर अभी भी है और इसके कारण जैसे हमने देखा है मार्जिन में बहुत स्क्वीज हो रहा है। जो दिग्गज फार्मा कंपनीज यूएस में कारोबार करते हैं उनका बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके वहाँ, और वो शिपमेंट्स में हैव इंक्रीज बट उनका मार्जिन रिलेटेड चैलेंजेस हैवंट गॉन अवे एंड दैट्स रियल। दूसरी बात डोमेस्टिक, ये बात बिल्कुल सही है कि डोमेस्टिक फार्मा में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है और डोमेस्टिक फार्मा में जो कंपनीज काम करते हैं डोमेस्टिक सेगमेंट में वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। और ये सब नजर में रखते हुए हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को सन फार्मा जैसे दिग्गज फार्मा कंपनी में खरीदारी की सलाह दी है और वहां पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। इनका यूएस में भी बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस थोड़ा डिफरेंशिएटेड है और बहुत सारे अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो एक अग्रेसिव बेट होगा पर सन फार्मा में खरीदारी की जा सकती है। सुदीप, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। इंडिया के लिए अगर देखें आउटलुक तो ओवरऑल बुलिश ही नजर आ रहा है विद अ टैगलाइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। लेकिन आउटलुक की ही अगर बात करें, क्योंकि पिछले दिनों में अक्रॉस द ग्लोब हमने सिचुएशंस देखी हैं, इसके चलते क्लियरली बेटर विजिबिलिटी जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ FY24 तक ही नजर आ रही है। उसके बाद एनवायरनमेंट फॉगी है। ऐसे में कुछ ऐसे स्पेसेस पर नजर डालनी होगी जहां पर एक्शन काफी हद तक काफी क्वार्टर से नजर आ रहा है। ऐसा एक स्पेस है रियल एस्टेट। सुदीप, Q4 के लिए भी उम्मीदें हैं दमदार प्रदर्शन की और दरें बढ़ने के बावजूद भी मांग में मजबूती रही थी। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं? और आज ही अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। देखिए मानसी, Q4 के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे और इसका मुख्य कारण मैं तो ये मानूंगा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ Q4 बजट के बाद जो टैक्स लॉ के चेंजेस हुए हैं उससे कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट मैक्सिमम 10 करोड़ तक लिया जाएगा अगले साल से। ये ऐलान करने के बाद से एक फ्लड ऑफ जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी परचेज का देखा गया है और ये बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज को अच्छा बूस्ट देगा Q4 में। आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके 2-3 कारण मैं बताऊंगा। पहली बात तो है सारे रियल एस्टेट कंपनीज ऑल टाइम हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट प्राइस इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले करीब महीना 1.5 महीने में। दूसरी बात यह है कि जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस शायद Q1 में ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी जो रिपोर्टिंग हो रहा है वो सारे मार्च के ट्रांजैक्शंस है। ये थोड़ा बारीकी से समझनी चाहिए और Q1 में शायद ये बड़े ट्रांजैक्शन नहीं होंगे क्योंकि कोई स्पेशल ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है कि Q1 में किसी को ट्रांजैक्शन करना है बड़े प्रॉपर्टी का, जो प्रिडोमिनेटली कैपिटल गेन्स टैक्स के कारण होता था। दूसरी बात यह है कि अगर इकोनॉमी में थोड़ा बहुत धीमी देखने को मिलता है जो कि मॉनसून के कारण, रूरल डिमांड के कारण और ओवरऑल इन्फ्लेशन वगैरह के कारण देखने को मिल रहा है, जनरली जो FMCG कंपनीज बार बार अपने कमेंट्री में बोल रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं असर रियल एस्टेट में देखने को मिलेगा। तो सेक्टर अच्छा है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है हम लोग, पर इमीडिएट फ्यूचर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में थोड़ा सतर्क रहने के लिए निवेशक को कहेंगे, पर्टिकुलरली कंसिडरिंग द वैल्यूज एट विच दे आर ट्रेडिंग। सुदीप जी, एक व्यू आपसे मेटल स्पेस पर भी लेना चाहेंगे। वहाँ क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि आज एक जो लेटेस्ट डेटा आया चीन से वहाँ पर काफ़ी बेहतर ग्रोथ नज़र आई उनकी GDP नंबर्स में। अनुमान हम 4% का कर रहे थे, उसके सामने 4.5% ग्रोथ देखने को मिली है। इस नंबर को आपने कैसे रेट किया? और फिर ऐसे में मेटल स्पेस कहते हैं कि ये काफ़ी फायदेमंद होता है अगर चीन में कुछ रिकवरी या ग्रोथ के साइन दिख रहे होते हैं तो वो मेटल स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल सेक्टर को लेकर? क्या सही समय है एंट्री लेने का या फिर अभी भी दूर रहना चाहिए?
जी, हमारी सलाह तो ये होगी कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देखिए, चाइना में इस बार जो ग्रोथ आ रहा है, इस बार जो ग्रोथ की उम्मीद है, जो चाइनीज पॉलिसी मेकर बार बार कह रहे हैं, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। पहले इनका पूरा फोकस रहता था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड पे, और उसमें बहुत तगड़ा निवेश जाता था जब भी उनको इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना होता, और उसमें मेटल्स एक बहुत बड़ा हिस्सा होता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो मेटल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इस बार जो जितना जानकारी हम लोगों को मिल रहा है वहां से, ये साफ है कि उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में, पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। दे वांट टू एनकरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन, they want to encourage domestic activity and non infrastructure sectors ज्यादा। तो इस माहौल में just to extrapolate and say कि पहले जैसे हुआ है इकोनॉमी बढ़ेगा चाइना में तो मेटल्स भी बहुत तेज हो जाएगा, शायद ये assumption सही नहीं होगा। और इसको नजर में रखते हुए हम सलाह यही देंगे कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, let things settle down a bit, क्योंकि मेटल्स फंडामेंटली बहुत वोलेटाइल रहता है, और जैसे हम जानते हैं ये सारे प्राइसेस डिपेंड करता है चाइना में कितना डिमांड होगा उसके ऊपर। तो अभी भी ये नहीं कह सकते कि मेटल में बुल फेज आ रहा है या आ गया है। हम इंतजार करने का सलाह देंगे निवेशक। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपने व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, जल्द ही मुलाकात होती है।